ओके बेटा जी, हमने मल्टीपल इफ एल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और आज हम उसके कुछ प्रोग्राम रिपीट करेंगे यहाँ पे ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और फिर आगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने मार्क्स लेके स्टूडेंट से मार्क्स एंटर करने के बाद हमने उसका ग्रेड डिस्प्ले किया था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। हम कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले बिगर फ्रॉम द 3 नंबर। 3 नंबर्स हैं, उनमें से बिगर नंबर तलाश करना है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले 3 नंबर्स इनपुट लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं डिम ए बी सी एज इंटीजर। ठीक है, ए की वैल्यू यूज़र से लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट बक्स एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करें। b इज़ इक्वल टू सेम, उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। और सिमिलरली हम कर लेते हैं c के साथ। तो 3 नंबर एंटर हो जाएंगे। अब हमने इनमें से मैक्सिमम नंबर तलाश करना है। तो उसका ये तरीकाकार है कि हम कर लेते हैं सपोज a इज़ इक्वल टू मैक्स, एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर स्टोर कर लेते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। मैक्सिमम हम सपोज कर लेते हैं a, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ सॉरी, यहाँ पे हम एक रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके थ्रू उसको कर लेते हैं। कहते हैं इफ़ a बड़ा है b से एंड a बड़ा है c से, देन क्या होगा, हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज बिगर दैट इज a, ठीक है। एल्स इफ में लिख देते हैं b ग्रेटर देन a है एंड b ग्रेटर देन c है, देन क्या होगा, b इज़ ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। उस सूरत में हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में फर्स्ट नंबर सॉरी सेकंड नंबर इज बिगर दैट इज एंड b। एल्स में हम लिख देंगे मैसेज बॉक्स में थर्ड नंबर इज बिगर दैट इज एंड c, यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। तो 3 नंबर्स हमने एंटर करने हैं। उन नंबर्स में से हमने मैक्सिमम देखना है। एंड ऑपरेटर्स के बारे में आगे जाके हम लर्न करते हैं। मैंने बोला कि इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। आप एक मैक्सिमम के तरीके से कर सकते हैं कि एक सपोज कर लें कि ए की जो वैल्यू है ना वो मैक्स के अंदर डाल देते हैं, फिर बी को कंपेयर कर लेंगे, फिर सी को कंपेयर कर लेंगे। वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, ग्रेजुअली हम मूव करते जाएंगे आगे, तो हम उनको लर्न करते जाएंगे। अब फ़िलहाल हम 3 में देख रहे हैं। तो 3 नंबर्स हैं 45, 76 एंड 29। कहते हैं सेकंड नंबर इज़ बिगर दैट इज़ 76, ठीक है। सिमिलरली हम करते हैं 15, 16, 19। तो थर्ड नंबर इज़ बिगर 19 वाला। 21, 11 और 10। तो कहता है कि फर्स्ट नंबर इज़ बिगर, जो कि 21 था। सिमिलरली हमारे पास आता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर एंड डिस्प्ले द कॉरस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक यूजिंग द स्विच सिलेक्शन। ये स्विच के बजाय अभी हम इसको इफ़ देन एल्स से करने वाले हैं, फिर आगे जाके इसको स्विच से भी कर लेंगे, ठीक है। अभी स्विच से आपने परेशानी होना कि स्विच क्या चीज़ है। ये एक और इफ़ देन एल्स तरह का एक फंक्शन है। फ़िलहाल हम इसको इफ़ देन एल्स से करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यूज़र 1 एंटर करे तो आपका प्रोग्राम मंडे डिस्प्ले करे, यूज़र 2 एंटर करे तो उसका प्रोग्राम ट्यूसडे डिस्प्ले करे, एट्सेट्रा। तो इसकी आसान सी कोडिंग है।
इसको लिख देते हैं डे एज इंटीजर। डे इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर डे नंबर। डे नंबर यूज़र से आ जाएगा। हम कहते हैं इफ़ डे इज़ इक्वल टू 1, अगर डे की वैल्यू 1 है देन क्या होगा, फर्स्ट वर्किंग डे जो होता है वो हम कहते हैं मंडे है। तो मैसेज बॉक्स में लिख देंगे इट्स मंडे। ठीक है, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ़ डे इज़ इक्वल टू 2, डे की वैल्यू 2 होगी देन क्या हम डिस्प्ले करेंगे, इट्स ट्यूसडे। एल्स इफ़ डे इज़ इक्वल टू 3 होगा तो हम क्या करेंगे, वेडनेसडे। एल्स इफ़ डे इज़ इक्वल टू 4 की सूरत में हम इसको करेंगे थर्सडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 5 देन हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर जाके फ्राइडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 6 देन हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में लिख दें फ्राइडे। इज सैटरडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 7 होगा देन हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में संडे। एल्स में लिखेंगे मैसेज बॉक्स इन वैलिड एंट्री, यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। तो आसान सा प्रोग्राम है, इसमें यहाँ से डे नंबर आता है उसके मुताबिक हम उसका डे शो कर देते हैं। कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी। 7 है तो संडे है, 3 है तो वेडनेसडे होगा, ठीक है, 5 है तो फ्राइडे होगा, और अगर 9 कर देता हूँ तो उस वक्त में वो कहता है कि इनवैलिड एंट्री है, जो कि कोई डे नंबर नहीं होता। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 1 और 2 एज चॉइस। चॉइस एज 1 और 2 लेनी है, एंटर बाय यूज़र, यूज़र जो एंटर करेगा। देन कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल अगेंस्ट 1, कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस अगेंस्ट 2, अदरवाइज प्रिंट रॉन्ग एंट्री। हमने यूज़र से चॉइस भी लेनी है, यूज़र से हमें रेडियस भी लेना पड़ेगा। जब तक रेडियस नहीं लेंगे तो एरिया या सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट नहीं होगा। हमने 2 चीज़ें यूज़र से गेट करनी है, हम इस सारे को रिमूव कर देते हैं। डिम ch फॉर चॉइस एज एन टीचर। सिमिलरली आगे लिख देते हैं हम रेडियस एज, रेडियस भी लेना है, सर्कमफ्रेंस निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है और एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है एज डबल। तो एक चीज़ जो हमें इंटीजर के तौर पे लेनी है और बाकी चीज़ें हमको एज डबल लेनी है। तो हम कहते हैं ch, यूज़र से कहते हैं एंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस आ जाएगी। फिर आपने लेना रेडियस, इनपुट बक्स में लिखेंगे एंटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का रेडियस भी एंटर करते हैं। अब हम कहते हैं इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 होगी देन हमने क्या करना है,
एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई यानी कि 3.142 मल्टीप्लाइड बाई आर रेज टू द पावर 2 पाई आर स्क्वेयर। और फिर हमने इसको डिस्प्ले भी करना है। द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंड एरिया एल्स इफ करेक्ट चॉइस इज इक्वल टू 2, चॉइस 2 होगी देन हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 3.142 इंटू आर। मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं द एरिया और सॉरी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंड CIR सॉरी। और एल्स में लिख देते हैं हम मैसेज बॉक्स इनवैलिड एंट्री, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड इफ। अब देखें अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो एरिया कैलकुलेट होगा, 2 एंटर करता है तो सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट होगा, कोई और नंबर 0 और 3 और 4 कुछ भी एंटर करता है तो उस सूरत में वो इनवैलिड एंट्री शो करेगा। हम कहते हैं 1 यानी कि हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस सर्कल है 6.5 सेंटीमीटर एटसेट्रा, तो ये उसका एरिया कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली हम उसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं 7665। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे एक गलती मुझे नज़र आई है। अब यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ फिर भी उससे रेडियस मांगता है, हालांकि वो प्रोग्राम तो चलना नहीं है, इनवैलिड एंट्री है। तो हम इसको उठा के इस स्टेटमेंट को उठा के कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, प्रोग्राम के अंदर जाके वैल्यू गेट की जाए, सो दैट अगर चॉइस ही गलत है तो फिर वो आगे उससे क्वेश्चन ही ना करे। फोर लिखा तो इनवैलिड एंट्री, रेडियस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। 3 लिखा तो इनवैलिड एंट्री है। 2 लिखा तो अब आपसे पूछेगा कि रेडियस क्या है, तो मैं कहता हूँ 65.66 है, तो ये उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। ओके बेटा जी, write a program that enter user salary and grade. If the grade is less than 10, add 4.5% bonus. If grade is less than 16, add 7.5% bonus. If grade is 16 or more, add 10% bonus. ये इस तरह का एक मिलता जुलता हमने प्रोग्राम किया हुआ है, आप लोगों ने इसको खुद से परफॉर्म करना है। Write a program that gets an arithmetic operator and 2 variables from user. Perform arithmetic operation on these variable. अब ये कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये होता है जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हमने 4 करने, वैसे बहुत सारे होते हैं। हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम जो है ना ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। हमें चाहिए तो वेरिएबल इन डिम ए और बी या एक्स और वाई एज इंटीजर, और फिर एक हमें चाहिए ऑपरेटर, ओपी ले लेते हैं एज स्ट्रिंग। ठीक है, ऑपरेटर क्योंकि वो जमा तफरीक कोई करैक्टर होगा ना, तो करैक्टर जो होता है उसकी डाटा टाइप हम स्ट्रिंग लेंगे। ए की वैल्यू लेते हैं यूज़र से, वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करें। बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, एंटर सेकंड नंबर। हाँ, इनके दरमियान आप ऑपरेटर की वैल्यू ले सकते हैं। ओपी इज इक्वल टू, वैल्यू का फंक्शन नहीं लगाएंगे, सिर्फ इनपुट बॉक्स लगाएंगे, एंटर ऑपरेटर फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कोई एक ऑपरेटर एंटर करते हैं जी। ठीक है, तो दरमियान में क्यों लिया इसका मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस हो,
अगर ऑपरेटर प्लस हो देन हमने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे a प्लस बी। एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस हो देन हमने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे a माइनस बी। एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा देन हम क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे a मल्टीप्लाइड बाय b। एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवीजन होगा, उस सूरत में हम उसको डिवाइड कर देंगे मैसेज बॉक्स में ताकि a डिवाइडेड बाय b। एल्स में हम लिख देंगे मैसेज बॉक्स इनवैलिड एंट्री और यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। सिंपल हमने एक कैलकुलेटर लाइक फंक्शन बनाया है जो कि पहले नंबर 13 है, फिर आप प्लस एंटर करते हैं, फिर आप लिख देते हैं 17, तो वो कहता है 13 का आंसर है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नंबर है 87। अब कहता है कि इनमें से कोई एक चीज़ आप एंटर करें, आप माइनस एंटर कर देते हैं, फिर आप लिख देते हैं सेकंड नंबर 50, तो उनको माइनस कर देगा। अगर आप लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख दिया आपने 15, फिर आपने लिख दिया मोड को वो टैकल नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो कहता है इनवैलिड एंट्री है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और भी डाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो ये 4 ऑपरेटर डाल देने से आपके मार्क्स जो है ना वो पूरे लग जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द करंट रीडिंग एंड द प्रीवियस रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर। आज की रीडिंग लेनी है और पिछली रीडिंग लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो रीडिंग है वो है 5680, पिछले मंथ की रीडिंग जो थी ना वो थी 5420। तो आपने देखना है कि इस महीने में कितने यूनिट चले हैं, करंट रीडिंग में से पुरानी रीडिंग निकाल दें तो आपके पास आएगी रीडिंग की वैल्यू। रीडिंग इज इक्वल टू, इसको कर लें ओल्ड रीडिंग माइनस करंट रीडिंग, सॉरी करंट रीडिंग माइनस ओल्ड रीडिंग। ये 2 रीडिंग्स आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब हमने ये करना है, करंट रीडिंग आपके पास आ जाएगी, रीडिंग की वैल्यू इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 062, 260 यूनिट चले होंगे। उसके मुताबिक हमने कंडीशन लगानी है। अगर तो यूनिट जो है ना लेस देन और इक्वल टू 300 है तो पर यूनिट बिल जो है ना वो 12 पर यूनिट होगा, ठीक है। और अगर यूनिट है ना वो 300 से 400 के दरमियान होंगे तो यूनिट रेट 14 रुपये होगा। अगर यूनिट 400 यूनिट से ज़्यादा चले होंगे तो फिर उसका पर यूनिट रेट 20 रुपये होगा। ये 2 आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने करना है खुद, ठीक है। और इधर से ये वाला प्रोग्राम आपने खुद करना है, ये वाला, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम हैं जो कि आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करने हैं। इसका मैं आपको फ़ाइल अभी सेंड कर देता हूँ आफ्टर द लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर 2 चीज़ें इनपुट लेनी हैं। 2 चीज़ों से मुराद कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपने पहले नंबर पे ओल्ड रीडिंग लेनी है, फिर करंट रीडिंग लेनी है, फिर उन दोनों को माइनस करके आपके पास रीडिंग की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने रीडिंग के ऊपर कंडीशन लगा देनी है, इफ रीडिंग लेस देन इक्वल टू 300 होगा, फिर क्या होगा, इफ़ एल्स इफ, बहुत आसान प्रोग्राम है, एल्स इफ रीडिंग लेस देन इक्वल टू 300 है, 400 कर लें, देन क्या होगा, एल्स इफ रीडिंग, अब यहाँ पे एल्स लगाने की ज़रूरत है, एल्स इफ लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपने कर देना तो 30 से कैलकुलेट हो जाएगा। 3 कंडीशंस लगानी है, आसान सी हैं, इससे आपका जो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो हम अगले टॉपिक की मूव करते हैं। ये हमारे पास है
लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिक्स होती हैं। आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी ये पढ़े हुए हैं, लॉजिक गेट्स, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के अंदर होते हैं। इनको बूलियन अलजबरा भी कहते हैं। आम तौर पे दो कंडीशंस को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। दो तरह की कंडीशंस को जॉइन किया जाता है, ठीक है। अब दो कंडीशंस हम लगाते हैं, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 है, ये एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे लिख दिया जाता है। कंडीशन ये है कि आपके एफएससी के अंदर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होने चाहिए 65%, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि एंट्री टेस्ट जो है ना वो पास होना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशंस लगी हैं और ऑपरेटर लगा हुआ है एंड, दो कंडीशंस हैं और ऑपरेटर लगा हुआ है एंड। अब देखें, एक बच्चा है, उसके मार्क्स एफएससी में 65 से ज़्यादा हैं, तो हमने ट्रू लिख दिया, पहली कंडीशन ट्रू है, और एंट्री टेस्ट भी पास है, तो इसका मतलब है कि वो एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एलिजिबल। एक बच्चा है, उसके एफएससी के अंदर मार्क्स 65 से ज़्यादा हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में फेल है, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये एंड है। एंड से मुराद होता है और, दोनों कंडीशंस ट्रू होना ज़रूरी होती हैं। एफएससी में मार्क्स जो है ना वो 65 से कम है, लेकिन टेस्ट पास है, उस सूरत में भी वो एलिजिबल नहीं है। एफएससी में मार्क्स भी नहीं है और एंट्री टेस्ट भी फेल है, तो उस सूरत में भी वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर और होता है, यहाँ पे जिस तरह ये और ऑपरेटर नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है, और से मुराद तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तब भी आपकी ओवरऑल आंसर ट्रू होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, उस सूरत में भी आंसर ट्रू होता है, ठीक है। हम जो कंडीशन लगाते हैं जिस सेक्शन के अंदर, वहाँ से ट्रू या फॉल्स आंसर जनरेट होता है, उससे हमें पता चलता है कि ये कंडीशन चलनी है या अगली चलनी है, उससे अगली चलनी है, एल्स वाली चलनी है। तो अगर इस तरह से दो कंडीशंस को जोड़ा जाए कि उनके दरमियान एंड ऑपरेटर लिखा हो, तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो उसका आंसर फॉल्स आता है। अगर और ऑपरेटर लगा हो तो उस सूरत में दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होती है, यानी कि अगर बच्चे के पास जो है ना वो 65% एफएससी के मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट भी पास है, एलिजिबल है, यहाँ पे लिख लें और, ठीक है। और अगर बच्चे के पास 65% मार्क्स हैं लेकिन एंट्री टेस्ट फेल है, हम कहते हैं दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, ओके। हम कहते हैं एफएससी में मार्क्स 65% नहीं है लेकिन एंट्री टेस्ट पास है, देन भी वो एलिजिबल है। और ना एफएससी में मार्क्स हैं ना उसके एंट्री टेस्ट क्लियर है, तो उस सूरत में वो एलिजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है और का, और में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हम उसको ट्रू तस्वर करते हैं। इसकी एग्जांपल करते हैं अभी हम एंड से भी और से भी, देन हमें क्लियर हो जाएगा। अभी हमने वो प्रोग्राम किया था डिम ए बी सी, 3 नंबर हमने लिए थे एज एन टीचर, और तीनों में से हमने ग्रेटर नंबर को चेक किया था। तो ए की वैल्यू ली थी वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करें आप, बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर सेकंड नंबर। इसमें आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, जो भी हमने पहले किया ना, एंटर थर्ड नंबर। हमने कहा था इफ ए बड़ा हो बी से एंड ए बड़ा हो सी से, देन अब देखिए इसमें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ओवरऑल हमने यहाँ से यस या नो का आंसर लेना होता है, तो इसका यस नो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर, दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। ये वाला जो है ना, अगर पहली कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है बी से लेकिन ए बड़ा नहीं है सी से, तो ओवरऑल इसका आंसर नहीं होगा। इस वाले पोर्शन का आंसर हम नो तस्वर करेंगे, ठीक है। हम इसको अगर दोनों ट्रू है तो हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स इफ ए, हम कहते हैं बी बड़ा हो ए से एंड बी बड़ा हो सी से, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको कह देंगे मैसेज बॉक्स में
सेकंड नंबर इज ग्रेटर। एल्स फिर हमारे पास अगर ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं तो फिर तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम अल्टीमेटली खुद ही कह सकते हैं थर्ड नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे लगा दें एंड इफ। ठीक है, तो देखें एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड से मुराद दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो उसका मतलब हम आगे मूव कर इसको ट्रू तस्वर करेंगे। पहली कंडीशन का आंसर भी यस आए, दूसरी का भी आंसर यस आए तो ये चलेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल ए कह देते हैं कि ए 5-6 के बराबर है, बी 7 है और सी 9 है। अब देखें कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ए की वैल्यू बी से भी बड़ी नहीं है और सी से भी बड़ी नहीं है। मैं कह देता हूँ 16, इसको कर देता हूँ सॉरी 8 कर देता हूँ। 8 बड़ा है 7 से लेकिन 8 बड़ा नहीं है 9 से, इसका मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं तो b की वैल्यू 7 है, 7 बड़ा नहीं है 8 से, यहाँ पे फॉल्स होगी, अगले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो c को ग्रेटर करार दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंड का कॉन्सेप्ट। दो कंडीशंस को ज्वाइन कर दिया हमने और दोनों का कलेक्टिव आंसर देखना है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट्स अ नंबर, whether the number is vowel or consonant, whether it's a vowel or consonant। अब आपको पता है A, E, I, O एंड U वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 वॉवल होते हैं, तो हमने 5 को चेक करना है और लगा के। ठीक है, हमको बार बार कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ही लाइन के अंदर चेक कर लेते हैं। तो हमने पहले नंबर पे ये देखना है कि ये जो नंबर एंटर किया है वो वॉवल है, वो इनमें मैच करता है, तो हम उसको वॉवल डिस्प्ले कर देंगे, अदरवाइज हम उसको कॉन्सोनेंट डिस्प्ले कर देंगे। हम कहते हैं CH करेक्टर एज एन टीचर एज स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ करेक्टर की वैल्यू यूज़र से लेंगे लेकिन वैल्यू फंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने स्ट्रिंग लेनी है। एंटर अ सिंगल करेक्टर ओनली एक सिंगल करेक्टर एंटर करें, फिर हमने इसको चेक करना है वॉवल है और कॉन्सोनेंट है। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ करेक्टर इज इक्वल टू ए हो, इस सूरत में वो वॉवल होगा, और करेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए हो तब भी तो वॉवल हो सकता है। ठीक है, अगर कैपिटल ए के बराबर है या स्मॉल ए के बराबर है या करेक्टर इज इक्वल टू ई के बराबर है, और सॉरी अभी इसको ना कैपिटल चेक कर लेते हैं, ए ई आई और करेक्टर इज इक्वल टू ओ और करेक्टर इज इक्वल टू यू, कैपिटल यू, देन क्या होगा। अब देखें यहाँ पे अगर कैपिटल ए के बराबर हो या कैपिटल ई या कैपिटल आई या कैपिटल ओ या कैपिटल यू, इन सभी में लगा और ऑपरेटर 1 2 3 और 4 जगह पे, तो उस सूरत में हम इसको कह देते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे द एंटर्ड कैरेक्टर इज कैपिटल वॉवल। ठीक है, एल्स इफ में हम कह देते हैं कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ए हो और कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ई हो और कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल आई हो और कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ओ हो और कैरेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल यू हो। देन हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं they entered
करेक्टर इज अ स्मॉल वावल। हम उसके वावल चेक कर रहे हैं, देखें और लगा हुआ है, और से मुराद होता है कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ट्रूथ तस्वर किया जाएगा। कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, 5 ऊपर वाली में लगी हुई है, 5 नीचे वाले में है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 कंडीशन में कोई एक भी ट्रू हो गई तो हम उसको कैपिटल वावल कहेंगे। अगर इन सब में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो उसको स्मॉल वावल कहेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स, मैसेज बॉक्स में लिख दें द एंटर्ड कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट। एंड इफ देखें जी, इसको यू दे के देखते हैं तो कहते हैं कैपिटल वावल है, कैपिटल ई लिखा तो कैपिटल वावल है, स्मॉल ई लिखा तो स्मॉल वावल है, स्मॉल आई लिखा तो। अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टेक्सटाइल, उस समय कहता है कि एंटर करेक्टर इज कॉन्सोनेंट, जबकि ये करेक्टर नहीं है। हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए इफ़ लेंथ ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू 1 हो, देन हम ये सारी चीज़ें चेक करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें उठा के ना इसके अंदर डाल दें। इस इफ़ का यहाँ पे एल्स लिखता हूँ मैं, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। हम मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं द एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड मोर देन 1 कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स के साथ भी कर सकते हैं। हमने एक बड़ी कंडीशन लगाई यहाँ से, वो उसका एल्स ये है और उसका एंड इफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, करेक्टर की लेंथ 1 है तो उसको चेक करेगा, अदरवाइज वो एल्स पे आ जाएगा। अब देखें ज़रा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्सटाइल, तो कहता है यू हैव एंटर्ड मोर देन 1 करेक्टर। आपसे एक करेक्टर एंटर करने का बोला है तो एक करेक्टर एंटर करें। मैं Z एंटर करता हूँ तो कहता है ये कांस्टेंट है, E एंटर करता हूँ तो कहता है कि ये स्मॉल वावल है, T एंटर करता हूँ तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास और है, और से मुराद एक से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, 2 3 4 5 6 जितनी हम चाहें। ठीक है, और उसमें हम कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हम उसको ट्रू तस्वुर करते हैं। तो हम इस सारी की सारी उठा के एक ही जगह पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये कैपिटल और स्मॉल की बात ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कन्वर्ट कर ही देता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, इतने पोर्शन को मैं करता हूँ कट, यहाँ पे जाके लिखते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एल्स इफ ख़त्म कर देते हैं। तो ये अब वॉवल की बात ख़त्म हो, कैपिटल और स्मॉल ख़त्म हो जाएगा। अब वॉवल होगा या कांस्टेंट होगा। अब एक ही लाइन के अंदर 10 कंडीशंस हैं, 10 के अंदर हमने और लगाया हुआ है, और से मुराद कोई एक 10 में से ट्रू हो गई तो ये कंडीशन चल जाएगी ये वाली, अदरवाइज ये वाली। यू लिखा तो वॉवल है, स्मॉल यू लिखा तो ये वॉवल है, टी लिख दिया तो ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और अगर आपने पी लिख दिया तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह से अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम। इस तरह के बहुत सारे और भी हो सकते हैं। दैट इनपुट एन इंटीजर नंबर एंड टेस्ट वेदर इज इट डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 नंबर लेने हैं और देखना कि क्या नंबर जो है वो 2 और 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। डिम ए बी एज एन टीचर, तो ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बॉक्स, enter a number, b is equal to value of input box
एंटर सेकंड नंबर एंटर करना है। अब मैं कहता हूँ इफ़ a mod 2 इज इक्वल टू 0, क्या मतलब, इसका मतलब है कि a 2 के ऊपर पूरा तकसीम हो रहा है, हमने 2 और 5 के ऊपर चेक करना है, एंड a mod 5 इज इक्वल टू 0 भी हो, 2 पे भी पूरा तकसीम हो रहा है और 5 के ऊपर भी पूरा तकसीम हो रहा हो, देन हम कहेंगे मैसेज बॉक्स में द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 5, else मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं सारा, the entered number is not divisible by 2 and 5। अब देखें अगर मैं यहाँ पे एंड इफ लगना है 25 एंटर करता हूँ, तो उस सूरत में ये 5 पे तो पूरा तकसीम हो रहा है लेकिन 2 पे तक डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस सूरत में वो कहता है 2 नंबर नहीं, हमने एक ही नंबर लेना है, 2 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही नंबर को चेक करना है कि 2 पे डिविजिबल है और 5 पे है एट अ टाइम कि नहीं। 25 लिखा है, कहता है कि द एंटर नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। 30 लिखता हूँ तो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, एंटर नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। 100 लिखते हैं तो 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 95 लिखते हैं तो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता। 96 लिखते हैं, 2 के टेबल में आता है लेकिन 5 के टेबल में नहीं आता। तो एंड जहाँ पे लगा हो, ये देखें एंड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इससे मुराद ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। दोनों ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं चल सकती, फिर हम ये वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड और, ठीक है। तो और में आपके पास गुंजाइश होती है दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो आप उसको ट्रू तस्वर कर लेते हैं, और एंड में ये गुंजाइश नहीं होती, एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू तस्वर नहीं किया जाएगा।